हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश, यह यूनिट 1 के अंतर्गत आता है और यह इसका वेटेज 7 से 8 मार्क्स है। सबसे पहले इस इकाई का नाम को समझेंगे। स्थिर वैद्युतिकी, अर्थात स्थिर माने होता है रुका हुआ, विद्युत माने होता है आवेश। वैद्युतिकी की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। यह बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बेसिक है। आवेश, यह कई बार एमपी बोर्ड में पूछा गया है प्रश्न। आवेश एमपी बोर्ड में पूछा गया है प्रश्न। यह किसी वस्तु का वह गुण है जो विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा उससे प्रेरित, मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न भी करेगा और उससे प्रेरित भी होगा। आवेशों को दो भागों में विभाजित किया गया है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश वाहक प्रोटॉन होते हैं और ऋणावेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब धनावेश प्रोटॉन के ऊपर रहते हैं और ऋणावेश इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहते हैं। धनावेश का द्रव्यमान होता है जो 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है और ऋणावेश का जो द्रव्यमान होता है वह 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। और प्रोटॉन आवेश प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, मतलब प्रोटॉन पे आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। केवल इसमें माइनस और प्लस का अंतर है, माइनस और प्लस। इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, प्रोटॉन में प्लस होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रा कूलम होता है। एक कूलम होता है। आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है। इसकी विमा 80 होती है। एक स्थिर कूलम बराबर होता है 3.34 × 10⁻³ कूलम। यह भी आवेश का मात्रक है। और सबसे पहले जो स्थिर वैद्युतिकी की खोज की थी वह थेल्स ने की थी। अब यह प्रश्न आता है कि वस्तुओं को रगड़ने पर वस्तुएं आवेशित क्यों हो जाती हैं। इसका उत्तर होगा, जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और ये ऊष्मा पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह धनावेशित हो जाती है, क्योंकि वह धनी है, मतलब वह दे रहा है तो उसको हम कह सकते हैं कि धनावेशित हो जाती है। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तब वो ले रहा है, मतलब ऋण है, तो उसे ऋणावेशित हो जाती है। इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब एक और प्रश्न आता है कि जब वस्तुएं आवेशित होती हैं तो उनके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ, आवेशित वस्तुओं के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, ये सत्य बात है, क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा सकता है, मतलब प्रोटॉन चलता नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही वाहक होता है। अतः धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान घटता है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन चले गए तो उसका द्रव्यमान इतना घट जाएगा। और ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं, इतना द्रव्यमान उसका बढ़ जाता है। अब एक प्रश्न आता है, इसको अपन समझेंगे। यदि ए से बी में 10⁻19 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं तो इनके द्रव्यमान की गणना करनी है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम जानते हैं, यहाँ पर भी पढ़ा था, इतना है, ठीक है, और पीछे भी पढ़ाता आया था। तो 10⁻19 यदि आए स्थानांतरित इतने हुए इलेक्ट्रॉन, तब इतने इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान इतने में इतना का गुणा कर देंगे तो ये आया अपना 31 × 19। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए जोड़ते हैं। -31 + 19 -12 हो जाती है और आंसर आएगा 9.1 × 10⁻12 किलोग्राम। अतः ए का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻12 किलोग्राम घटेगा, क्योंकि ये वस्तु से जा रहे हैं, क्योंकि ये वस्तु धनावेशित है। और बी का द्रव्यमान इतना ग्राम बढ़ेगा, क्योंकि बी पर आ रहे हैं, ठीक है।
अब वस्तुओं को आवेशित करने की विधियाँ पढ़ेंगे। वस्तुओं को आवेशित करने की विधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, घर्षण के द्वारा, चालन के द्वारा, प्रेरण के द्वारा। घर्षण के द्वारा अपन पढ़ चुके हैं, अब चालन के द्वारा पढ़ेंगे। चालन के द्वारा या चालन किसे कहते हैं, ये भी आ सकता है प्रश्न। जब किसी आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो दोनों वस्तुओं में आवेशों का आदान प्रदान होता है। यदि दोनों वस्तुएं समरूप हैं तो आवेशों का आदान प्रदान तब तक होता रहेगा जब तक दोनों में समान आवेश ना आ जाए। इस प्रकार समझेंगे, तो एक वस्तु ये है आवेशित, एक है निरावेशित। जब इन्हें पास लाया जाता है तो इनमें आवेश बढ़ जाता है। अब जिन्हें दूर ले जाए तो समान रूप से बढ़ गया, क्योंकि यह समरूप थे। ठीक है, अब नेक्स्ट विधि आती है प्रेरण के द्वारा। प्रेरण के द्वारा, तो प्रेरण के द्वारा या प्रेरण किसे कहते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। जब किसी आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के निकट लाया जाता है तो उदासीन वस्तु की निकट वाली सतह पर विपरीत आवेश एवं दूर वाली सतह पर समान आवेश आ जाता है। इस घटना को प्रेरण कहते हैं। इस चित्र से समझेंगे, ये ऋणावेशित प्लेट है, इसको एक उदासीन वस्तु के पास लाया जाता है तो इसके पास वाली सतह पर धनावेश की होंगी या ऋणावेश है, उसकी दूर वाली सतह पर समान आवेश अर्थात ऋणावेश आ जाता है। इसको हम प्रेरण कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आवेशों के गुणधर्म। योज्यता का नियम। आवेशों के गुणधर्म कितने हैं, जो 4 प्रकार के हैं। योज्यता का नियम, आवेश की वस्तु की गति से स्वतंत्रता, आवेश संरक्षण का नियम, क्वांटीकरण का नियम या आवेशों का क्वांटीकरण। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कई बार आता है। योज्यता का नियम किस प्रकार है, किसी वस्तु पर तुल्य या कुल नेट आवेश ज्ञात करने के लिए सभी आवेशों को जोड़ दिया जाता है। किसी वस्तु पर नेट आवेश उस वस्तु पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात एक कोई वस्तु है, इस पर मान लो एक 25 कूलम आवेश है, एक 26 कूलम आवेश है, तो इस पर नेट आवेश योज्यता के नियम से निकालेंगे तो वह है आवेश 25 दूनी 50 एक 26, तो 51 कूलम आ जाएगा। इसका ये सूत्र है, इसको चेक देख सकते हैं, नहीं पूरे सिग्मा को। अब दूसरा आता है अपना आवेशों की वस्तु की गति से स्वतंत्रता। मतलब किसी वस्तु पर आवेश वस्तु की गति से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। उस पर मतलब वस्तु कितनी भी तेजी चले या कितनी भी धीमी चले, वह है उस पर आवेश समान रहेगा। अब नेक्स्ट आता है अपना आवेश संरक्षण का नियम। आवेश का निर्माण व विनाश संभव नहीं है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, मतलब आवेश को निर्माण कर नहीं सकत और विनाश कर नहीं सकत, उत्पन्न भी नहीं कर सकत और खत्म भी नहीं कर सकत। इसको केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ले जाया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट आता है आवेशों का क्वांटीकरण, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह कई बार पूछा जाता है, एमपी बोर्ड परीक्षा में हमेशा आता है। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेशों का स्थानांतरण होता है तो वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का पूर्ण गोलाज होता है। ठीक है, इसको हम सूत्र रहेगा इसका Q बराबर ±Ne। Q क्या है यहाँ पर, Q बराबर Ne और माइनस, मतलब Q बराबर -Ne, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह है। इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जब आंसर अपना प्लस चिन्ह में आएगा तो इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है, इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ई का मान क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। n 1 2 3 4 हो सकती है, प्लस माइनस नहीं लगा सही तो अपन को यहाँ n का मान -1 -2 -3 0 नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कूलम का नियम। कूलम का नियम बहुत महत्वपूर्ण है, इस नियम को परिभाषित करते हैं। इस नियम के अनुसार निर्वात में स्थित दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतीय बल इन आवेशों के गुणनफल के सीधे समानुपाती, उसके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसमें क्या बात है ध्यान रखें, निर्वात में स्थित दो स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए, उन पर लगने वाला स्थिर वैद्युतीय बल, जो आवेश हैं
उनकी गुणनफल के सीधे समानुपाती होगा, और जिन आवेशों के बीच की दूरी है उनके बल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और यह बल उन दोनों आवेशों के केंद्र से मिलाने वाली रेखा की अनुदिश लगता है। ठीक है, अब इसको सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। माना दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तब कूलम के नियम से F समानुपाती है Q1 Q2। लेकिन यहाँ पर था, यहाँ आवेशों के गुणनफल की समझ, मतलब Q1 Q2 ये दो आवेश हैं, स्थिर वैद्युतिक बल लग रहा है एक दूसरे पर, तो यह इनके गुणनफल के बराबर होगा। और दूरी r है इनके बीच की, तो इनके बल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे समीकरण 1 व 2 को, तो ये Q1 Q2 अपन r स्क्वायर और k लाएंगे, तो k क्या है यहाँ पर, इसको हटाकर k रख लेंगे। क्या, समानुपातिक नियतांक। k का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब k को अपन लिखते हैं 1/4πε0। यहाँ पर ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक इसकी मात्रक का बिल्कुल उल्टा होता है। एक का याद कर लो, एक का उल्टा कर दो, आपको याद हो जाएगा जल्दी। और F बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपन r स्क्वायर। ठीक है, अब k की मात्रक की गणना करेंगे। देखना, न्यूटन बल का मात्रक है। ठीक है, k का k और q का मात्रक c, कूलम मतलब आवेश है तो कूलम c। ठीक है, और r स्क्वायर मीटर होता है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो k बराबर क्या निकल सकता है, यहाँ से यहाँ चलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर से बटी बन जाएगा कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब न्यूटन का विमीय सूत्र होता है, ये मात्रक आ गया। ठीक है, अब विमीय सूत्र देखते हैं। m1 L1 L2 सॉरी m1 L1 T इनवर्स 2 होता है। ठीक है, और मीटर स्क्वायर का L2 स्क्वायर T2 होगा। ठीक है, और आवेश का होता है 80 स्क्वायर स्क्वायर, तो ए L जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 2 और 1 3, m1 L3 T इनवर्स 2, A2 और T इनवर्स T की घात है 2। ठीक है, ये यहाँ पे वर्ग करने से आएंगे, तो अब T को ऊपर ले जाएंगे तो T माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4, माइनस के 4T आ जाएंगे और T इनवर्स 2। ये इसका विमीय सूत्र है। अब K का विमीय सूत्र आ गया, ε0 विपरीत है, विपरीत हो जाएगा इसका, और इस पे घातों में जहाँ माइनस है वहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा। देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ ये। ठीक, अब देख लो बिल्कुल वैसा हुआ, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, माइनस था वहाँ पर प्लस आ गया। ठीक है, अब अध्यारोपण का सिद्धांत आता है। इस नियम के अनुसार लिखना है, अध्यारोपण का सिद्धांत कूलम के नियम के लिए लिखना है आपको। यदि दो अथवा अधिक आवेश मिलकर किसी एक आवेश पर बल लगाते हैं, तब अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार Q0 पर लगने वाला तुल्य या नेट बल सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये बल है, मतलब ये Q0 है, आवेश है, इस पर ये एक Q1 Q2 Q3 Qn बल लगा रहे हैं। आवेश Q1 के कारण बल F1, Q2 के कारण बल F2, Qn के कारण बल Fn, Q3 के कारण बल F3, इनका योग ही कुल बल के बराबर होगा, इसका Q1। ठीक है, अब अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर वह बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसको परिभाषा याद करनी है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब एक आवेश है। ठीक है, एक आवेश है, मान लो Q है। ठीक है, मान लो Q है। अब इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें मान लो Q0 आवेश उसको ला रहे हैं, यहाँ पर लाए तो वह बल का अनुभव करे, उसी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
इसको परिभाषित करते हैं। विद्युत क्षेत्र के कारण एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण जो हम उस विद्युत क्षेत्र में आवेश एकांक आवेश ला रहे हैं उस पर जो बल लग रहा है को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, ई से प्रदर्शित करते हैं। एफ बराबर होता है क्यू नॉट, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। एकांक आवेश विद्युत क्षेत्र बल लगा रहा है। ठीक है, क्यू नॉट यहाँ पर परीक्षण आवेश। ठीक है, अब ये दे सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताती है, विद्युत क्षेत्र कितना प्रबल है यह बताती है। और यह एक सदिश राशि, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है धनावेश से, और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप ई वेक्टर एफ वेक्टर, मतलब जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र के कारण उसी की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। मात्रक न्यूटन पर कूलम, यहाँ से निकाल सकते हैं कि बल का मात्रक होता है न्यूटन और इसका होता है कूलम, इस पर हो जाए न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब यदि हम इसमें एम का गुणा करें, मतलब कि मीटर का गुणा कर दें, तो न्यूटन मीटर अपन कूलम मीटर, तो क्या होता है न्यूटन मीटर पर कूलम बराबर होता है वोल्ट। आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, देख लो, आपने कक्षा 10 में पढ़ा है वोल्ट बराबर जूल पर कूलम होता है, और जूल बराबर होता है वोल्ट पर कूलम, और वोल्ट बराबर होता है न्यूटन मीटर पर कूलम। ठीक है, यहाँ पर मीटर आएगा न्यूटन मीटर पर कूलम। ठीक है, अब हम ये सूत्र निकाल लेते हैं। न्यूटन का होता है एम एल टी इनवर्स 2 और कूलम का होता है 80। टी ऊपर जाएगा माइनस के 3 हो जाएंगे और ए ऊपर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र आ गया है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ये टॉपिक, किसी आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल की गणना करें। यह बल क्या किस प्रकार लगता है, देख सकते हैं अपन कि विद्युत क्षेत्र धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है। ठीक है, तो धनावेश पर बल ऋणावेश की ओर लगेगा, तो इस प्रकार अपन किस धनावेश ऋणावेश तरह आकर्षित होगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाता है और ऋणावेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्योंकि विद्युत धनावेश पर बल इधर की ओर लग रहा है, इधर की ओर ही विद्युत क्षेत्र है। ऋणावेश पर बल देख सकते हैं उधर को लग रहा है, उधर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा। ठीक है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं ई बराबर होता है एफ वन की पीछे पढ़ चुके हैं, तो एफ बराबर ई अपॉन ई इंटू क्यू, तो प्लस धनावेशित पर बल सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, यह ऋणावेशित पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, यह समझ सकते हैं। अब एक डेरिवेशन आता है, कई बार पूछा जाता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना एक आवेश प्लस क्यू है, इसके कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर की गणना करनी है। मतलब एक आवेश क्यू है, ये बिंदु पी है, इस पर एक आवेश क्यू नॉट है, इसकी बीच की दूरी आर है, तो धनावेश है, तो धनावेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है, तो बाहर की ओर कर दिया हमने। ठीक है, इनकी दूरी आर है। ठीक है, हाँ पीछे फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ई बराबर होता है एफ गुण क्यू, एफ इन दोनों के बीच का बल है। ठीक है, इन दोनों के बीच के बल को कूलम के नियम से लिखेंगे के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और क्यू का मान यहाँ पर क्या है क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो बराबर आएगा के क्यू अपन आर स्क्वायर। सदस्य रूप क्या होगा के क्यू अपन आर स्क्वायर आर कैप क्या है इसकी दिशा में स्थिति सदस्य है। ठीक है, इकाई सदस्य है या कह सकते हैं मात्रक सदस्य। ओके, इसका ग्राफ बनाएंगे तो अति परवलयाकार बनेगा, आयताकार अति परवलयाकार, क्योंकि ई और आर के मध्य वाला ई आर के व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ ली, अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है
और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब थोड़े नंबर कटेंगे लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं कटेंगे। जैसे इसको बोलते हैं आवेशों के चारों ओर विद्युत क्षेत्र के दर्शाने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। और यह विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश द्वारा, मतलब जो एकांक धनावेश होता है द्वारा तय किए गए पथ को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पर आते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा धनावेश से बाहर की ओर और ऋणावेश से अंदर की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र रेखा पीछे पड़ा था अपन ने, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं धनावेश से, देखो धनावेश से बाहर की ओर और ऋणावेश से तो ऋणावेश से अंदर की ओर आ रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर है। ठीक, ये गुण आ गया एक, धनावेश से बाहर की ओर और ऋणावेश से अंदर की ओर। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की रेखा पीछे वो चीज समझ सकते हैं कि धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने स्पर्श रेखा खींची है तो यह उसकी दिशा को इंगित कर रही है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है। तो यहाँ पर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस बिंदु पर यहाँ पर है, इसी प्रकार से। अब नेक्स्ट ऑफ एक और गुण है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के, कई गुण हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि काटेंगी तो देखो, मान लिया देखो ये है काट रही हैं तो इस प्रकार काटेंगे तो इस पर एक बिंदु पर काट रही हैं। ठीक है, इस बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएंगी क्योंकि एक विद्युत क्षेत्र ऐसा है एक ऐसा है। तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे इस विद्युत क्षेत्र के लिए, इस प्रकार हो गई, और इस प्रकार कहेंगे तो इस प्रकार होगी। ठीक है, तो एक और गुण आता है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अद्वितीय होती है। ठीक है, क्योंकि यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं क्योंकि यह आवेश संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती। ऐसा होता है बंद लूप, यह ये नहीं बनाती। उस चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, अतः कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी नहीं होती। कारण क्या है? क्योंकि चालक के भीतर नेट आवेश ही शून्य होता है, आवेश ही नहीं है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी नहीं होंगी। अब नेक्स्ट आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश से चालक सतह के लंबवत होती हैं। मतलब एक मान ली ऐसा आवेश से सतह चालक है तो इस पर लंबवत होंगी, अंदर नहीं जाएंगी तो इस प्रकार से कट जाएंगी। ठीक, लंबवत होंगी, समझ सकते हैं। गुण समाप्त हुए। अब वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करेंगे। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका मात्रक क्या, सदिश है अदिश है, यह देखेंगे। और इसके दो डेरिवेशन है इम्पोर्टेंट है, उन्हें भी समझेंगे। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या आता है, दो आवेशों का निकाय है। मान लीजिए एक आवेश ए है और एक आवेश ए है, दो आवेशों का निकाय है जिनका परमाणु समान, मतलब कि एक कूलम आवेश है तो यह भी एक कूलम आवेश होगा, लेकिन विपरीत प्रकृति को, मतलब एक कूलम ए है तो यह -1 कूलम आवेश का होगा। ठीक है, कुछ दूरी पर रखे हो, मतलब इनकी दूरी हो, मतलब एक समानुपाती ना हो, दूरी पर हूँ, कुछ दूरी पर हूँ रखे हूँ, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसे पी वेक्टर से निरूपित करते हैं। द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण एवं उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब एक दो आवेश हैं, इसमें से एक आवेश लेना है, इनकी मध्य की दूरी लेनी है, उनका गुणा कर देना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। ठीक है, अब विभवांक कैसे निकालेंगे, एक आवेश लिया था आवेश, ठीक है, AT आ गया, और बीच की दूरी को क्या, लंबाई में सूत्र L। ठीक है, तो LTA हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यह एक सदिश राशि होती है वैद्युत द्विध्रुव, इसे पी वेक्टर से निरूपित करते हैं। दिशा -q से +q की होती है, जबकि विद्युत क्षेत्र की दिशा +q से -q की होती है, यह उसके विपरीत होती है। ठीक, समझ में आ गया। और ऊपर परिभाषा के अनुसार इसका सूत्र हो जाएगा कि P बराबर होता है Q × 2L। ठीक है, कूलम इंटू मीटर, इसका SI मात्रा होगा, CGS मात्रा इसका डिवाइड होता है, या अन्य मात्रा, कूलम इंटू मीटर इसका डिवाइड, मतलब सॉरी CGS मात्रक हो जाएगा
एक दवाई बराबर होता है 3.38 × 10⁻³ कूलम/मीटर। ठीक है। अब द्विध्रुव के कारण दो प्रकार के डेरिवेशन होते हैं। एक, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी अक्षीय बिंदु पर और निरक्षीय बिंदु पर। अक्षीय बिंदु क्या होता है, मतलब द्विध्रुव है कोई, उसके अक्ष पर हो। निरक्षीय बिंदु क्या होता है, द्विध्रुव है कोई, उसके ऊपर होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर सॉरी बताना भूल गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 12 क्यों लिया, क्योंकि अपन को वहाँ पर समझने में आसानी होगी इसलिए। अभी आपको पता चल जाएगा। देखते हैं पहला इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। इस पर को प्रैक्टिस भी करना, वेरी इम्पोर्टेंट है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है आपको। ठीक है। एक द्विध्रुव लेते हैं। ठीक है, एक द्विध्रुव 12 दूरी, केंद्र से एक जा की दूरी हो जाएगी L, और ये क्योंकि 12 थी। ठीक है, इसको A × D ले लेते हैं। ठीक है। अब प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो व्यवहार वो पहले ही पढ़ चुके हैं। माइनस Q के कारण उसके अंदर की ओर होगी। ठीक है, अक्षीय निकालना है इसलिए अक्षीय बिंदु निकाल लिया है। ठीक है, इनकी दूरी 12 थी। ठीक है, अब यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगी R-L, क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी R है, समझ सकते हैं, यहाँ से इसकी दूरी R है। ठीक है, इसके यहाँ से इसकी दूरी R है तो R में से L जाएगी, यहाँ तक बचेगी R-L, और R से यहाँ तक L और जुड़ जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R+L। ये अक्षीय की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अक्षीय। ठीक है, अब इसकी दिशा इस ओर कैसे हुई, क्योंकि जिस पास होता है उसी ओर होती है। यह अधिक प्रबल हुआ क्योंकि यहाँ से यह अविश नज़दीक है, और -Q से +Q की और विद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब इसको हम रामायण लिख लेते हैं। माना एक विद्युत द्विध्रुव जिस पर आवेश ±Q एवं दूरी 2L है के कारण बिंदु P जो इसके अक्ष पर है एवं केंद्र से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, प्लस Q E वेक्टर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यहाँ पर। ठीक है, और E माइनस KQ, E माइनस क्या है, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माइनस। तो इसको पीछे फार्मूला पढ़ा था कि KQ/R²। क्या है, आवेश से दूरी बिंदु की, तो प्लस से यहाँ तक की आवेश की दूरी क्या है, AP। ठीक है, इसके बाद AP का मान कितना था, R-L का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार AB हो जाएगा कि KQ/PB, तो अगर P और V, PB की दूरी R+L, तो KQ/R+L का स्क्वायर। ये समीकरण 1 और एक समीकरण 2। ठीक है, अब इसका आगे आता है कि बिंदु P पर नेट तुल्य विद्युत क्षेत्र E ± E माइनस आएगा। अब समझते हैं कि यहाँ पर प्लस पहले क्यों आया, ठीक, और माइनस बाद में क्यों आया। यहाँ पर इस बिंदु से +Q आवेश की दूरी नज़दीक थी और इस बिंदु से -Q की दूरी दूर थी, इसलिए +Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वह प्रबल होगा। अधिक में से ही कम तो माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, फिर से समझते हैं। +Q के कारण जो इस बिंदु की दूरी है वह है कम है, जबकि -Q से P की दूरी अधिक है, जिसके कारण +Q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, की तीव्रता अधिक होगी, और इसके कारण कम होगी क्योंकि दूरी अधिक है। ये बटे में आती है दूरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र में, आप पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर यह रखा गया है, पहले प्लस फिर माइनस, क्योंकि अधिक में से कम को घटाएंगे। इसका मान रख दिया KQ/R-L का स्क्वायर माइनस में KQ/R+L का स्क्वायर। ये अक्षीय बराबर हो जाएगा, KQ कॉमन ले लेंगे, ज्यों का त्यों रख देंगे। ठीक है, और KQ इसको भिन्न करेंगे तो यहाँ पर आएगा R+L माइनस R-L। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा इसका R-L का स्क्वायर माइनस में R+L का स्क्वायर। ठीक है, अब अक्षीय बराबर होगा KQ
इसको खोल लेंगे अपन, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस में 2RL, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस में आएगा एल स्क्वायर प्लस में माइनस में आएगा 2RL, यहाँ पर ये माइनस था, इसका भी गुणा हो जाएगा तो आएगा क्या, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस ये माइनस का था तो 2RL हो जाएगा। और तो इसको अलग अलग होल स्क्वायर है तो इस पर अपन पूरे पर होल स्क्वायर लें तो आर माइनस एल आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये माइनस नहीं यहाँ पर इनटू है, ठीक है। ई एक्स की बराबर है के क्यू आर से आर कट जाए, आर स्क्वायर कट जाए, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर हो जाए, 2RL हुआ 4RL, के क्यू आर ही चल रहा था तो एक सूत्र होता है आर ए माइनस बी कोष्टक में ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होगा, इसका भी होल स्क्वायर था, ठीक है। अब के क्यू बराबर हो जाएगा 2, 4 को अलग कर लेते हैं, 2 गुणा 2 आर एल, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं एल आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब समझते हैं कि एल जो अपन ने दूरी ली थी वो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है आर से, और एल स्क्वायर भी एल जब एल छोटा है तो एल स्क्वायर तो और अधिक छोटा होगा आर स्क्वायर से, ठीक है। तो हम क्या अपन क्या करेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर ही रख लेंगे। और पीछे सूत्र से पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता था, 2 × QL, तो 2 यहाँ से लिया, एल यहाँ से लिया, क्यू यहाँ से लिया, क्या हुआ 2 × QL, ठीक। और ई अच्छी क्या है, के पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, तो के पी 2R आ जाए, 2 बचा था ए और आर ए बचा था, ठीक है। तो 2KR हो जाएगा, आर स्क्वायर क्योंकि इसका मान अपने आर स्क्वायर ले लिया पूरे का, और स्क्वायर का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, एक स्क्वायर से एक आर से इसकी घात कट जाएगी, सो आ जाएगा अपन 2KP अपन में R3, तो यही अपना डेरिवेशन है। इसके मध्य ये वक्र है, पहले जैसा समझाया था उसी प्रकार से, ठीक है। और इसको 1/4πε0 का मान Q होता है, इसको 2KPRQ लिख सकते हैं, ठीक है। अगला डेरिवेशन आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसका चित्र ये है, भाषा है, देखो यहाँ पर आपको चित्र समझाती है, ठीक है। एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव मान आएगा, वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, एक प्लस क्यू आवेश होता है, एक माइनस क्यू आवेश होता है, यहाँ पर बिंदु वो है,